ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। एम ऑडिबल? क्या बच्चे आप सब मुझे सुन पा रहे हो? बताइए, एम ऑडिबल? यस, ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ बची कुछ चीजें कंप्लीट कर ली थी। तो उसके आगे फिर मैंने आपको डिस्कशन के लिए कहा था, आज अपना डिस्कशन वाला डे था। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एंड में मैंने आपको सेल्फ एनर्जी से रिलेटेड सारी चीजें बता दी थी, और मैंने आपको बोला था ग्रेविटेशन की कुछ चीजें अपनी बची हुई है। तो मैं सोच रहा था पहले तो आपके कुछ अगर डाउट्स हो थ्योरी रिलेटेड तो आप पहले वो पूछ लीजिए, थ्योरी रिलेटेड। हाँ, और चैट होस्ट पे करना है आपको। रिप्लाई एवरीथिंग ऑन होस्ट ओनली। रिप्लाई एवरीथिंग ऑन होस्ट ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी अपन ने पढ़ा था उसमें किसी थ्योरी के पॉइंट में कोई डाउट हो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वो आप पहले पूछ सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी में कहीं कोई भी डाउट बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी में कहीं कोई भी डाउट? लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, हाँ, कौन सा क्वेश्चन दिया था? वो कंडक्टिंग प्लेट के सामने चार्ज रखा है, फोर्स पूछ लिया था, वो वाला बोल रहे हो क्या? कंडक्टिंग प्लेट एक बहुत बड़ी थी, उसके सामने चार्ज रखा था। यस, वो करते हैं अपन। उसके अलावा थ्योरी में कोई डाउट? क्वेश्चन तो करेंगे डिस्कस, थ्योरी में कोई डाउट? अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा हो गया, तो थ्योरी में किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं भी कुछ समस्या कुछ पूछना है? चलो, सबको सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे मैं ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बताने जा रहा था, तो वो डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, देखो, आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सा कंडक्टर है जिसकी एक सरफेस दिखाई थी और बाकी सारे सरफेसेस इंफिनिटी पर है। ये कोई कंडक्टर है, एक बहुत बड़ा सा कंडक्टिंग स्लैब है। उस स्लैब की एक सरफेस के ठीक सामने एक प्लेन सरफेस है, इसके ठीक सामने कुछ डिस्टेंस डी पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ था क्यू। तो आपसे पूछा था इस स्लैब पे चार्ज जो इंड्यूस होंगे और इसके और इस चार्ज के बीच में कितना फोर्स आएगा, और ये फोर्स निकालने के लिए मैंने थोड़ी हिंट भी दी थी आपको। चलो, अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊं डायग्राम का, तो ये मेरे पास कंडक्टर हो सकता है कि सरफेस ऑफ कंडक्टर कुछ ऐसी दिख रही हो। दिस इज सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर है ना, ये हमारी सरफेस ऑफ कंडक्टर हो गई। ठीक है, और हमारा चार्ज जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन होगी वो इमेजिन कर सकते हो कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी चार्ज की वजह से? वो चार्ज से स्टार्ट होगी और कंडक्टर पे एंड होगी, और कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलर एंड होना चाहिए, लाइक दिस। नो field line will enter into conductor and all the field line will land on conductor perpendicular to it। तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होना चाहिए। ये कंडक्टर की सरफेस पे एंड क्यों हो रही है? क्योंकि कंडक्टर की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने वाला है ना, कंडक्टर की सरफेस पे यहाँ चार्ज इंड्यूस होने वाला है, तो यहाँ जो चार्ज होगा उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, चलो, अब जो ये इंड्यूस चार्ज है, इधर की तरफ पूरा कंडक्टर है हमारे पास, इधर इधर पूरा कंडक्टर है। मैं पूछूंगी कंडक्टर पे जो इंड्यूस चार्ज आया उसकी वजह से अंदर किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो बता सकते हो क्या? कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे इस इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो क्या मुझे? आप बताइए। ऋत्विक बोल रहा है बता सकते हैं, यस। निमित ने जवाब भी दे दिया, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय क्यू। यस, बिल्कुल सही। जो भी ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक उसकी नेगेटिव ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहिए इस इंड्यूस चार्जेस को। जो भी ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट करेगा, ठीक उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इसे बनाना चाहिए, है ना। और हर पॉइंट विद इन कंडक्टर एवरी पॉइंट पे ऐसे ही होगा। तो इस पॉइंट पर जो भी चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी, एग्जैक्टली उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंड्यूस चार्जेस बना देंगे। दिस इज ई इंड्यूस, ई ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू। ठीक है, और अंदर हर पॉइंट पे ऐसा होगा। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्रिएट कर रहा है एग्जैक्टली उतनी ही बट नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है इंड्यूस चार्ज की। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इंड्यूस चार्ज अंदर से खड़े रह के देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ माइनस क्यू रखा है। कंडक्टर के अंदर से हमें जो इंड्यूस चार्जेस होंगे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली वही है जो एक यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखने पर आता है। यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रख दो तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्ज क्रिएट कर रहा है ना। इस लोकेशन पे माइनस क्यू होता तभी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक उल्टा आती।
एवरी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर। सभी बच्चे इस चीज को अच्छे से समझो, हर पॉइंट यहाँ पर किसी भी पॉइंट में देखो कंडक्टर के अंदर, तो यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए कि जो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी उसकी ठीक उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इंड्यूस चार्ज बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए जैसे कि यहीं पर माइनस क्यू रखा है, तभी इस प्लस क्यू के जितनी ही अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ऑन एवरी पॉइंट। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? सभी बच्चे अच्छे से देखो, इसमें कोई समस्या है तो बताइए मुझको। चलो सब बोल रहे हैं मुझे, यस सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया है ना। तो विद इन द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस, जो चार्जेस हैं इंड्यूस हुए उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी है जैसे कि यहाँ माइनस क्यू रखा है, मतलब ये चार्ज आपको देखकर ऐसा लगेगा जैसे यहाँ माइनस क्यू रखा है, ठीक है। तो अंदर खड़े रह के देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे वहां माइनस क्यू रखा है, तो बाहर खड़े रह के देखोगे तो क्या लगेगा, यहाँ पे कोई खड़ा पर्सन देखता है अगर उस चार्ज को, तो उसको क्या लगेगा ये चार्ज, बताओ। ये वाला चार्ज, इस चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। आप जब यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े होकर देख रहे हो, तो आपको ये सारा चार्ज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ माइनस क्यू रखा है, आपको ये सारा चार्ज ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ माइनस क्यू रखा है, तो उधर खड़े रह के देखेंगे तो ठीक उल्टा नहीं होना चाहिए, बिकॉज चार्ज तो एक सरफेस पे है ना, तो इस सरफेस पे जो चार्ज मुझे दिख रहा है, अगर मैं यहाँ खड़े होकर देख के वहां माइनस क्यू देख रहा हूँ, तो उधर खड़े रह के देख के मुझे इधर माइनस क्यू नहीं दिखना चाहिए, बताइए बात, देखिए अच्छे से समझिए। ठीक है, नजरिए की बात है, हाँ बिल्कुल सही है ना। जब हम इधर से देख रहे हैं इस सरफेस पे जो चार्जेस है, इस सरफेस पे जो चार्जेस आए हैं, इस सरफेस पे जो चार्जेस है, मैं उसको यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि इस लोकेशन में माइनस क्यों रखा है, ये चार्जेस उधर से देखेंगे तो एक सरफेस की दोनों साइड सिमेट्री होगी, ये सरफेस के इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस तरफ बिल्कुल अपोजिट ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बस एकदम उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। जो इस सरफेस के चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट करी, उधर देखेंगे तो एग्जैक्टली उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ना ये सरफेस पे जो चार्जेस है ना। जैसे इमेजिन कि एक पॉइंट चार्ज रखा है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से उसके राइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेफ्ट में उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो इस सरफेस के चार्जेस जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक उसकी अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्रिएट करेंगे, उसकी ठीक बेसिक ही बस डायरेक्शन में अपोजिट, है ना। तो आप यहाँ किसी पॉइंट पे इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था जैसे कि इधर की तरफ माइनस क्यू रखा है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? सभी बच्चे अच्छे से सोच लो, ठीक है। मेरे पास जो चार्ज इस सरफेस पर है, उस चार्ज की वजह से जो इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, सिमेट्रिक यहाँ लोकेशन लूंगा तो बिल्कुल उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होना चाहिए। तो अगर ये सरफेस का चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा था जैसे कि यहाँ माइनस क्यू रखा है, तो वहां देखने पे ऐसा लगेगा जैसे कि इधर माइनस क्यू रखा है। ऑल द चार्जेस ऑन द सरफेस आर एज इफ अ माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड हियर। जब मैं बाहर से दिखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे सारा चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा है। तो ये तो इंड्यूस चार्ज हमें पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा, यस बिल्कुल सही। इंड्यूस चार्ज आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पॉइंट चार्ज है, आपको इस इंड्यूस चार्ज की वजह से जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही थी वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां भी दिखेगी, है ना भाई। इंड्यूस चार्ज जो इस सरफेस का चार्ज है इधर उधर सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो ऐसा होने के लिए बाहर से देखने पे हमें लगेगा कि ये इंड्यूस चार्ज इस लोकेशन में माइनस क्यू रखा है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सारा चार्ज एग्जैक्टली यहाँ माइनस क्यू रखा था। बस अब इस इंड्यूस चार्ज और इसके बीच का फोर्स निकालना है आपको, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, बिकॉज ये चार्ज बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ माइनस क्यू रखा है, तब इनके बीच का फोर्स निकाल सकते हो। इट शुड बी के क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस, अब वो 2d हो जाएगी, बिकॉज चार्ज भी यहाँ पे डी डिस्टेंस पीछे क्रिएट होगा, तो ये आ जाना चाहिए फोर्स बिटवीन द चार्जेस, और ये अट्रैक्टिव होगा, इस चार्ज पे यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स आ जाएगा। बोलो, इज दिस क्लियर? ये अच्छे से समझ में आ रहा है? देख लीजिए अच्छे से सब बच्चे, थिंक ओवर इट, इसमें कुछ डाउट लग रहा है आपको तो आप पूछ सकते हैं।
सर बाहर से माइनस क्यू कैसे दिख रहा है वो रिपीट कर दो। अच्छा, आपको ये बताओ, अब बस ये सोचो इस पॉइंट पे इस इंड्यूस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ये मुझे बोल के बताओ। इस पॉइंट पे इन इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी बताइए। मैं पूछूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्ज की कितनी है, तो मुझे किस तरह से बताओगे आप। नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय क्यू, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसने क्रिएट करी ठीक उसका नेगेटिव, मतलब हम बोल सकते हैं ना, जैसे हम माइनस क्यू रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे, मैं इस लोकेशन पर माइनस क्यू रखूंगा तो वही वही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये, है ना। चलो बिल्कुल सही। अब मेरे पास ये जो चार्जेस जो है इंड्यूस हुए हैं वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है जैसे इस लोकेशन पर माइनस क्यू रखा है। अब बताओ एक सरफेस को जब मैं यहाँ से देखता हूँ या उधर से देखता हूँ तो दोनों में फर्क क्या होगा। इधर इस साइड से देखूंगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वहां से देखने पर डायरेक्शन ठीक रिवर्स होना चाहिए। तो बिल्कुल इसकी जैसे ही कोई पॉइंट अगर मैं यहाँ लूंगा उतनी डिस्टेंस पे, तो इस लोकेशन पे इस इंड्यूस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ना जितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन मुझे अपोजिट होना चाहिए। जितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एग्जैक्टली वैसी ही जस्ट उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए यहाँ पर, है ना। एक सरफेस के चार्ज को मैं यहाँ से देखूँ या वहां से देखूँ मुझे सिमेट्री से एक जैसा दिखना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जैसा इस पॉइंट चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी थी उसके जैसी है, डायरेक्शन ये है। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि इस लोकेशन में माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना जैसे यहाँ पे माइनस क्यू रखा था, जब मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला था कि यहाँ माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये नहीं बोल सकता कि यहाँ माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए। यस, इसका मतलब कि ये जो सरफेस पे जितने चार्ज इंड्यूस हुए हैं वो सब आपको बाहर किसी पॉइंट पे भी देखकर अगर आप उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछोगे तो आप बस यहाँ माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बता दोगे, ओनली इंड्यूस चार्ज की। तो इसका मतलब बाहर से देखने पे सरफेस का चार्ज सारा चार्ज ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ माइनस क्यू है, बस अब इन दोनों के बीच का फोर्स लिख दिया अपन ने। समझ में आई क्या बात, सभी बच्चे देख लीजिए। कशिश का एक डाउट आया कि हमने दूसरे फेसेस इनफाइनाइट क्यों लिए। भाई मैंने लिए नहीं है, क्वेश्चन में दिया था। लिए नहीं था हमने, क्वेश्चन में दिया गया था आपको, आपको दिया गया था क्वेश्चन में कि इस सरफेस के अलावा बाकी सारे सरफेस बहुत दूर है, तभी तो मैं अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो बोल पाऊंगा। मैं इस सरफेस के इस साइड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सब जगह कंडक्टर है, राइट। अगर कंडक्टर नहीं होता तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे बोलता है यहाँ ऐसा कैसे बोलता है कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस चार्ज की एकदम अपोजिट होना चाहिए। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि हर जगह कंडक्टर है, इसलिए मैं बोल पाया कि एवरी लोकेशन इनसाइड हमें दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट दिखेगी, तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। चलो, और कुछ इसमें समस्या हो, लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा, किसी और को कोई भी डाउट। ओके, बहुत बढ़िया, सबको ही क्लियर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनमें काफी सिमिलरिटीज है, और कुछ ऐसी चीजें भी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होती है पर ग्रेविटेशन में नहीं करेंगे अपन, है ना। वो सब चीजें अपन एक बार फॉर्मली अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है। चलो, तो अब मैं ये हटा दूं क्वेश्चन, अपन आ जाए ग्रेविटेशन पढ़ने पे। ग्रेविटेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सिमिलरिटीज और जो भी उनके डिफरेंसेस है वो पढ़ने पे आ जाए। मैं हटा दूं इस क्वेश्चन को, या ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपको अब कंप्लीट मॉड्यूल सॉल्व कर लेना चाहिए। मैंने आज वैसे भी बोला था कि एक्सरसाइज 1 वगैरह करके लाना, डिस्कस करने वाले थे अपन। ओके, अब देखिए मैं आपको मॉड्यूल शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मॉड्यूल में जो थ्योरी है एग्जैक्टली वही हमको पढ़ना है, तो बहुत अच्छे से लिखी हुई है, तो उसको मैं वापस पूरा बोल के लिखा हूँ ऑनलाइन क्लास में, तो इट्स नॉट गुड, है ना। तो अपन जस्ट अ सेकंड में शेयर करता हूँ आपको। ये देखिए मैंने आपको मॉड्यूल शेयर करा है, और इसमें जल्दी से अपन आ जाते हैं उस पेज पे जो अपन को पढ़ना है।
ये देखिए हमें पढ़ना है ग्रेविटेशन 2, ठीक है। तो हम ग्रेविटेशन 2 स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा था ये? चलो अमित बोल रहा है देखा था, वेरी गुड, ओके। अब ग्रेविटेशन 2 में क्या क्या है देखो। बेसिकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन की एक बार कंपैरेटिवली स्टडी देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें दिया है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड, तो सीधा सीधा जो अपने पास एक टेबल है उस पर आ जाते हैं अपन, है ना। इलेक्ट्रो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज क्या वो देखते चल रहे हैं। जैसे फोर्स की बात करें तो फोर्स मासेस के बीच में होता है, जब अपन ग्रेविटेशन की बात करें तो वहां मासेस के बीच में फोर्स होता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिन पे चार्ज है उनके बीच में फोर्स होता है, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो फोर्स का फॉर्मूला होता है उसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ग्रेविटेशन में अपन जी लेते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/4πε0 लेते हैं। इनमें कुछ फर्क भी है, सभी मटेरियल के लिए जी एक जैसा होता है, जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है अगर बीच में कोई मीडियम भी आ जाए तो। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मीडियम पे डिपेंड करता है कि भाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है। तो एप्सिलॉन डिपेंड्स ऑन मीडियम, फ्री स्पेस में इसको अपन एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, किसी और मीडियम में इसे बदल देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम, बट इन ग्रेविटेशन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर हम फील्ड स्ट्रेंथ देखें तो फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा है। फील्ड स्ट्रेंथ इन रेडियल डायरेक्शन वो बिल्कुल एक जैसा फॉर्मूला है। ग्रेविटेशन में अपन ने मास फोर्स पर यूनिट मास से अपन ने डिफाइन करा था ग्रेविटेशनल फील्ड, वो हो गया था gm/r², और g के बदले यहाँ k लगा दो तो k⁴r² फॉर्मूला ये सिमिलर फॉर्मूले है दोनों, है ना। डेफिनेशन ऑफ फील्ड क्या होती है ग्रेविटेशन में? फोर्स पर यूनिट मास, यहाँ पे फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो मास को बस चार्ज से रिप्लेस करा है, बाकी सारी चीजें एक जैसी है। फोर्स यहाँ पर भी फोर्स इन रेडियल फील्ड, रेडियल फील्ड में फोर्स कितना आता है दो पार्टिकल के बीच में, वो आता है gm1m2/r², यहाँ पर आता है k⁴q1q2/r²। ये रेडियल शब्द क्यों लगाया? क्योंकि किसी पॉइंट मास की वजह से क्रिएटेड फील्ड है, और दूसरा उधर भी पॉइंट चार्ज, मतलब दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स या दो पॉइंट मासेस के बीच के फोर्स के फॉर्मूले लिखे हैं। पोटेंशियल क्रिएटेड बाय पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास, ग्रेविटेशन में उसे माइनस में लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो चार्ज के साइन के साथ लिख देंगे। बस यहाँ पर एक फर्क आ रहा है माइनस साइन का, क्योंकि ग्रेविटेशन में फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो आपको मासेस को पास में लाने के लिए आपको वर्क नहीं करना है, वो अपने आप पास में आते हैं, ठीक है। आपको मासेस को पास में लाने के लिए वर्क नहीं करना है, उनमें अट्रैक्शन का फोर्स तो अपने आप आते हैं। तो इसलिए हमेशा ग्रेविटेशन में नेगेटिव आता है हमारे पास पोटेंशियल, पोटेंशियल इन ग्रेविटेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल दोनों की एक जैसी डेफिनेशन है। ग्रेविटेशन में अपन डिफाइन करते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो यूनिट चार्ज हो जाता है, बस अपन पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, क्योंकि दो तरह के चार्ज होते हैं तो डिफाइन कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन करेंगे अपन। पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है पोटेंशियल इनटू मास इन ग्रेविटेशन, और यहाँ चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो ये सिमिलरिटीज अच्छे से समझ में आ रही है सबको? बताइए। कुछ अंतर भी है वो भी देखेंगे अपन, पहले तो इन सिमिलरिटीज में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। चलो बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज लिखी नहीं है जो मैंने आपको बता दी थी कि जी को हम के से इक्विवेलेंट करते हैं, और एप्सिलॉन नॉट के बदले क्या लिखते हैं? मास के बदले हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज, जी के बदले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लिखते हैं के, और जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन आता है उसको अपन ग्रेविटेशन में लिखते हैं 1/4πg, है ना। ये मैंने आपको कन्वर्जन बताया था, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, पॉजिटिव चार्जेस हमेशा अवे फ्रॉम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, यहाँ पर टुवर्ड द मास इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो फील्ड में हमेशा डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो टुवर्ड द चार्ज होती है, इसलिए माइनस साइन आएगा। तो एक माइनस साइन का जरूर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है हमको, पोटेंशियल में भी हमेशा माइनस साइन आएगा। चलो ये अपन आगे और क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। कुछ डिफरेंसेस भी है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें एक जैसी है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, देयर आर सम डिफरेंसेस आल्सो। अब डिफरेंसेस क्या है वो देखते चलते हैं अपन। पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज मच वीकर देन इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशन में जो कांस्टेंट जी होता है उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंपेयर में यहाँ फोर्स बहुत कम आता है। इनफैक्ट इन्होंने एक एग्जांपल भी लिख रखा है, फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन अ प्रोटॉन in hydrogen atom
उसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻40 टाइम ज्यादा होता है उनके बीच के फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में जो मास की वजह से जो ग्रेविटेशन का फोर्स है उससे 10⁻40 टाइम ज्यादा फोर्स होता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्लियर हो रही बात? ये के ज्यादा होता है जी से। यस, इसका सिंपल आंसर है के ज्यादा होता है जी से, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही। चलो दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इससे एक बहुत बड़ा चीज क्रिएट होती है, देखो, द ऑलवेज अट्रैक्टिव, दैट इज इट्स ओनली पॉजिटिव मासेस, मतलब पॉजिटिव मासेस ही एग्जिस्ट करते, बट देर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फोर्सेस। पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस में। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप का हो सकता है, पर ग्रेविटेशन में मासेस में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसकी वजह से एक खास चीज हो जाती है, देखो जो अगली लाइन में लिखी है, दिस मीन्स दैट ग्रेविटी कैन बी डोमिनेंट फोर्स ओवर लार्ज डिस्टेंस बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्जेस टेंड टू कैंसल ईच अदर, सो ओवर लार्ज डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्लोज टू जीरो। मतलब जब अपन बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट देखेंगे, जैसे हेवनली ऑब्जेक्ट देखेंगे, जैसे अर्थ और सन को देखेंगे, तो अर्थ और सन दोनों में खूब सारे चार्जेस है, दोनों में खूब सारे प्रोटॉन है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, स्टिल उनके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कोई बात नहीं करता है। रीजन, क्योंकि नेट चार्जेस कैंसिल होकर जीरो हो जाते हैं। अर्थ पे नेट चार्ज जीरो एक तरह से, सन पे नेट चार्ज जीरो एक तरह से, तो उनके बीच में इतनी बड़ी डिस्टेंस में कोई फोर्स नहीं आता, क्योंकि चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। पर ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशन में मास ऐड ही होता है हमेशा, सारे मासेस जुड़कर ज्यादा ही फोर्स क्रिएट होगा। इसलिए हेवनली ऑब्जेक्ट में सिर्फ ग्रेविटेशन वाला फोर्स ही डोमिनेट करता है। ये पॉइंट समझ में आ रही बात? हेवनली ऑब्जेक्ट देखिए अपन, अर्थ, मून, ये सब चीजों में जो ग्रेविटेशन का फोर्स होता है वो बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है, बिकॉज मासेस के बीच में जो फोर्स है वो हमेशा ऐड ही होगा, वहां कैंसिल होने जैसी चीज होती नहीं। ठीक, चलो समझ को तो क्लियर है, बाकी बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से आ रहा है समझ में? भाई अपन अर्थ और सन के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कभी बात ही नहीं करते, हम हमेशा यही बोलते हैं कि सन की ग्रेविटी की वजह से अर्थ उसके अबाउट घूमती है। तो ऐसा क्यों होता है वो अपन ने देखा। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब थर्ड नंबर का पॉइंट, देयर इज नो इंडक्शन इफेक्ट इन ग्रेविटेशन लाइक दैट सीन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि भाई किसी कंडक्टर के सेंटर अंदर चार्ज रख दो तो उसकी इनर सरफेस पे इंड्यूस चार्जेस आता है ना, और इंड्यूस चार्ज हम कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाने की रखने की कोशिश करता है। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि कंडक्टिंग स्फीयर रखा है, उसके बाहर कोई पॉइंट चार्ज रख दो तो कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्जेस इंड्यूस होते हैं। इस तरह से इंड्यूस होते हैं कि पॉइंट चार्ज के आसपास नेगेटिव नेगेटिव आता है और दूसरी तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव आता है। और जितना पॉइंट चार्ज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना, जितना इस पॉइंट चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, पॉइंट चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरफ बनती है, तो उतनी ही इंड्यूस चार्जेस के अपोजिट बन जाती है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है फिर वहां पे। ठीक है, पर ये इंडक्शन जैसा ग्रेविटेशन में होता ही नहीं है। तो ग्रेविटेशन में ऐसा होता है कि भाई मेरे पास कोई मास वाली शेल है, तो शेल के अंदर शेल की वजह से जो ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होती है, पर यहाँ पे पॉइंट मास आने की वजह से उसकी फील्ड बच जाएगी। पॉइंट मास जो भी फील्ड क्रिएट करेगा सेंटर पे उतनी बच जाएगी, है ना। तो यहाँ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि कंडक्टर के अंदर जैसे चार्जेस इंड्यूस होते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करते हैं अंदर वो जीरो, ऐसा ग्रेविटेशन में नहीं होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट अच्छे से सबको क्लियर हो रहा है? इसलिए आपने कभी ग्रेविटेशन में शील्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। ग्रेविटेशन में कभी शील्डिंग जैसा कुछ नहीं होता, है ना। चलो अगला पॉइंट, बस ये तीन मेन डिफरेंसेस थे, तो इन को कंबाइन करके नीचे लिखा है कुछ। व्हेन वी, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है बस इसी को नीचे एक्सप्लेन करा है ना, तो अपन एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, तो बस इसको हटा के आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने उनमें सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज जो भी थी सब देख ली। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन के अपन कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, उस सॉलिड स्फीयर की अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो उसका यूज करके ग्रेविटेशन फील्ड भी लिख सकते हैं। अंदर बाहर के किसी पॉइंट पे अगर मुझे ग्रेविटेशन फील्ड लिखना है तो मैं लिखूंगा gm/r², जैसे पॉइंट चार्ज की होती है ना kq/r², बाहर यहाँ पे gm/r² कर देंगे। सरफेस पे लिखना है तो gm/सरफेस की रेडियस डाल देंगे। अंदर लिखना है
तो अंदर अपना जो फॉर्मूला था ना के कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, उसमें के को रख दो जी और क्यू को रख दो मास, तो देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, या आप इसको रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट से भी कंपेयर कर सकते हो। रो वहां पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यहाँ पे रो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया ये, और बाकी अपन ने एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई जी डाल दिया, तो देखो ऊपर 4 पाई जी आ गया। आ रहा है समझ में? तो एक सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी थी, जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड पड़ी थी एक तरह से अपन ने, और ये तो मैं आपको कई क्वेश्चन यूज करवा भी चुका हूँ, तो आई थिंक ये वाला पॉइंट में आपको कोई सी दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है क्या आपको? क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या आपको? चलो बच्चे मुझे बोल रहे यस, बहुत बढ़िया। स्फेरिकल शेल की बात करें अब, तो शेल में जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है अपन ने कि यूनिफॉर्म चार्ज शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, यहाँ अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाएगी और बाहर बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसी ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी। ठीक है, चलो इनके फिर ग्राफ भी दिए हैं इन्होंने नीचे, ग्रेविटेशनल फील्ड के ग्राफ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने इलेक्ट्रिसिटी के ग्राफ पढ़े वैसे सेम ग्राफ बना दिए यहाँ पे, है ना? अच्छा, और एक पॉइंट ये लिखा है देखो उन्होंने कि माइनस साइन लगाते हैं अपन, ये माइनस साइन इन्होंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं, ये डायरेक्शन को यूज करके माइनस साइन बता रहे हैं। मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड को कन्वर्ट कैसे करते हैं बोर्ड पे वो लिखा था कि एप्सिलॉन नॉट के मैग्नीट्यूड को 1/4 पाई डाल देना, लेकिन डायरेक्शन मैंने ये बोला भी था आपको कि डायरेक्शन नेगेटिव होता है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो डायरेक्शन के लिए इन्होंने माइनस लिया है। ठीक है, चलो फिर ये कुछ क्वेश्चन से इलस्ट्रेशन है जो मैंने अधिकतर क्वेश्चन क्लास में भी करवा दिए थे इस तरह के, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ ज्यादा समस्या होगी। फिर आप ये देखिएगा जैसे ये इलस्ट्रेशन जो 5 दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन अपन ने क्लास में करा है ना? तो ये सब चीजें आपको मुझे लगता है आना चाहिए। सेल्फ एनर्जी जो अपन ने पढ़ी थी अभी रिसेंटली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए, वैसे ही अर्थ की अगर कोई सेल्फ एनर्जी पूछे तो 3/5 gm² हो जाएगी, gm²/r, जैसा अपन ने पढ़ा था 3/5 kq²/r होती है सॉलिड स्फीयर के लिए, हाँ 3/5 gm²/r हो जाएगी। ठीक है, चलो अब ये पूरा जो बिगिनर बॉक्स है ना इसका, ये पूरा आसानी से कर सकते हो, एक ही बिगिनर बॉक्स से 13 क्वेश्चन से, बहुत ही आसान बिगिनर बॉक्स से, तो पूरा आप कर सकते हो। तो आप ये करा आपने, मैं अभी शेयरिंग ऑफ कर रहा हूं, चलो क्या आपने करा, क्या इसका बिगिनर बॉक्स करा था ट्राई? किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा मेरे पास, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है, नहीं करा है तो ना बोल सकते हो यार, कोई ऐसा पनिशमेंट थोड़ी मिलेगी। अभी नहीं करा है, ठीक है कोई बात नहीं, तो करिएगा, अभी संडे को आपका टेस्ट है, उससे पहले पहले कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, संडे को हेल्प मिलेगी शायद आपको, है ना? तो जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, ठीक है, जिन्होंने नहीं करा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बहुत टाइम है, आज ट्यूसडे ही है, अभी तो बहुत सारे दिन बचे हफ्ते के, तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो अब अपन आ जाते हैं अपना डिस्कशन वाले पोर्शन पे। ठीक, तो हमें डिस्कशन करना था बिगिनर बॉक्सेस का और एक्सरसाइजेस का। तो बिगिनर बॉक्स मुझे लगता है 8 तक तो हो गए थे, उसका 9 से स्टार्ट करते, 9 भी मैंने करा दी थी, पर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, तो बिगिनर बॉक्स 9 से स्टार्ट करते। चलो तो बोलो, बीबी 9 में कोई डाउट, किसी का कोई बच रहा हो डाउट? बीबी 9 में यू कैन आस्क अगेन, कोई भी डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, बीबी 9 कंप्लीट है फिर, वेरी गुड। तो बीबी 10 पे आ जाते हैं, बीबी 10 भी मैंने होमवर्क में दे दिया था, किसी को कोई डाउट? बीबी 10 में कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 3 सर, क्वेश्चन नंबर 3, बीबी 10 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये हमने कल क्लास में डिस्कस करा ना बेटा यार, ये तो वैसे ही क्वेश्चन है देख सेम। कल मैंने आपको रेडियसेस आर और 2r लेके ये क्वेश्चन कराया, इन्होंने ये भी लिख लिया, तो जो मैंने कराया था उसमें रेडियस बस चेंज कर लो, है ना? तो ये हो जाएगा। अब आप कोशिश करो एक बार, और नहीं आया तो फिर से पूछ लेना, ठीक है? चलो और बताओ, मेरे पास एक 10th नंबर का डाउट आया इसमें, 10th बता देता हूं मैं। देखो 10th में क्या बोला है उन्होंने कि एक चार्ज कैपिटल क्यू है उसको फिक्स कर रखा है, और दूसरा चार्ज m मास का है जिसका चार्ज स्मॉल क्यू है, उसे रिलीज कर दिया है किसी डिस्टेंस r से। तो आपके पास एक चार्ज तो यहाँ पे फिक्स रखा हुआ है,
और r डिस्टेंस पे यहाँ पे दूसरा चार्ज रखा हुआ, m मास दिया उसका, इसे छोड़ा, तो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा ना रिपल्शन का, रिपल्शन के फोर्स से दूर जाएगा, तो दूर जा भी रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि 2r तक पहुंच जाएगा, ये मूव करके यहाँ 2r तक पहुंच गया, डिस्टेंस 2r होगा इनके बीच में, r डिस्टेंस चल गया। अब जो इस पे फोर्स लगा था उतना ही फोर्स तो इस पे भी लगा है, हाँ कि ना, जितना इस पे फोर्स है उतना ही फोर्स इस पे भी लगा है, बिल्कुल सही बात है। पर ये मूव कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है बताओ, ये वाला चार्ज मूव क्यों नहीं कर रहा है, इसे फिक्स करा है वो मूव क्यों नहीं कर रहा है, फिक्स है, यस एक्सटर्नल एजेंट है वहां पे, बिल्कुल सही, किसी ने उसे होल्ड करके रखा है, तो जितना फोर्स लगेगा उतना ही आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना रिपल्शन का फोर्स आएगा इन दोनों के बीच का एग्जैक्ट वही आपको यहाँ एक्सटर्नल फोर्स उल्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है नहीं, तो जितना इनमें रिपल्शन फोर्स है उतना ही यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है। अब ये एक्सटर्नल फोर्स इस पे जितने टाइम तक लग रहा है कुछ इस पे इंपल्स एक्ट कर जाएगा, नेट इंपल्स इस पे 0 है, ये रेस्ट पर है, तो इस पे नेट इंपल्स 0 है, इंपल्स नेट 0, मतलब दोनों फोर्स का इक्वल इंपल्स है, इंपल्स बाय एफ इज इक्वल टू इंपल्स बाय एफ एक्सटर्नल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो दिख रही है हमको है। अब एफ का इंपल्स जितना इस पे उतना ही तो इस पे होना चाहिए, इंपल्स होता क्या है, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, उसको निकाल सकते हैं अपन इंटीग्रेशन एफ dt से, एंड दिस आल्सो मींस चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा मोमेंटम, जितना इस फोर्स का इंपल्स इस पे लगेगा उतना इस पे भी लगेगा, क्योंकि दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है और सेम टाइम तक लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है सेम टाइम तक लग रहा है, तो इस पे और इस पे इंपल्स सेम है। अब इस पे लगने वाला इंपल्स आप ढूंढ सकते हो, ऑन दिस स्मॉल क्यू चार्ज आप इंपल्स ढूंढ सकते हो, बिकॉज यहाँ इसने वेलोसिटी कितनी गेन करी हो आप निकाल सकते हो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, हाफ mv स्क्वायर शुड बी इक्वल टू फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल k q अपॉन r माइनस k q बाय 2r, ये एनर्जी कंजर्वेशन से तुम इसकी स्पीड निकाल लोगे, स्पीड आ जाएगी तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, और फाइनल मोमेंटम आएगा तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, उसको यहाँ पे रेस्ट से छोड़ा था तो चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए mv माइनस इनिशियल 0, तो इंपल्स ऑफ दिस फोर्स f वो एक्सटर्नल के बराबर ही था, विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल इंपल्स, और वो बराबर आ गया mv माइनस 0, तो अब v यहाँ से निकाल के यहाँ रखने का काम बचा है। बोलो कुछ समझ में आया क्वेश्चन, कहीं कुछ इसमें कुछ और डाउट बच रहा है क्या, किसी को और कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। ओके, इस बिगिनर बॉक्स में और कोई डाउट बच रहा है क्या, बिगिनर बॉक्स में और कोई डाउट, नो, बहुत बढ़िया, फिर आगे बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, ठीक है, तो चलो। अच्छा आप ये इलस्ट्रेशन जो दिए ना, वर्कड आउट इलस्ट्रेशन, ये करना है यार सब सब, इसमें खास तौर पे मुझे 5 और 6 इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये आप सारे ही करना, सारे अच्छे, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट पेज 9 क्वेश्चन है, इन 9 क्वेश्चन में कोई भी डाउट, एक्सरसाइज 1 फर्स्ट पेज 9 क्वेश्चन, कोई भी डाउट, बताइए, कोई भी नहीं है, आगे बढ़ते फिर। एक्सरसाइज 1 करी तो है ना, सेकंड पेज पे बताओ, फिर सेकंड पेज पे मुझे 17 तक क्वेश्चन दिख रहे, 17 तक, 17 तक क्या क्या डाउट है, एक मेरे पास आया 11, और कोई है तो भेज दीजिए, अप टू 17, चलो, तो 11 क्वेश्चन में डाउट क्या है तो बताओ, समस्या भी बताइए आपकी है क्या इसके अंदर। फिगर दिया हुआ है, दो इक्वी पोटेंशियल लाइन दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, स्केल्स आर मार्क्ड, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन लाइंस के परपेंडिकुलर हो जाए, तो आपको अब ये सोचना है कि जो हमें दिए गए वेक्टर से, उसमें से जो दिए गए एक्स और वाई कंपोनेंट है उसमें से परपेंडिकुलर कौन है इसका, ये ढूंढ लोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा, समझ में आया बात ये सर
हाँ सर मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ली थी सर, उसको उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके दोनों लाइन के बीच में से उन दोनों के डिस्टेंस से इक्वल टू ओ माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स है सर। हाँ ठीक है। सर उससे आ गई थी सर, लेकिन फिर मेरे कंपोनेंट सर गलत आ रहे थे सर। सर शायद मैंने एंगल गलत दिया था सर शायद। एंगल कितना है यहाँ पे? 0y 0 1 और 2 4। यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 4, और ये 4 वाला पॉइंट है ना वो एग्जैक्टली देखो 1 पर मैच कर रहा है ना। ये यहाँ पर कुछ ऐसी है कि ये थोड़ा सा इसको 4 वाला पॉइंट यहाँ कहीं है, इसको सही बनाता हूँ मैं। चलो, क्या मुझे बता सकते हो ये एंगल कितना है? सर tan थीटा इक्वल टू 1/2। यस, tan थीटा इक्वल टू 1/2। तो बस ये tan थीटा आ गया तुम्हारा। तो अब इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा किधर हायर पोटेंशियल किधर लोअर है? तो ऊपर लोअर, नीचे हायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होना चाहिए, है ना। और ये थीटा पता चल गया तुमको, तो इसके ये वाला एंगल भी निकल जाएगा 90 है है ना। ये यस सर। वर्टिकल से सेम थीटा हो जाएगा अगर यहाँ थीटा है तो इलेक्ट्रिक यस फील्ड का वाई एक्सिस से एंगल ऐसा है कि tan थीटा 1/2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई एक्सिस से एंगल ऐसा है। वाई एक्सिस से एंगल कैसे निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट अपॉन वाई कंपोनेंट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है और जो वाई कंपोनेंट है, इनका रेशियो हो जाएगा ना tan थीटा। यस तो सर। किस ऑप्शन में 1/2 आ रहा है वो देख लो। और एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, वाई पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव होना चाहिए। सर मीन्स हम रेशियो से डायरेक्ट निकाल सकते हैं सर, मीन्स आंसर निकालने की हाँ, जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ऑप्शन में हो रहा है तो कर दो ना, मतलब इसमें इतना क्यों कंफ्यूज है ना। यस सर, क्लियर सर। ओके, फिर 16 और आया मेरे पास डाउट। 16 में क्या समस्या है? सर 16 तो सर आज के एग्जांपल से सर क्लियर हो गया था सर, आपने क्वेश्चन करवाया था सर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो जितना क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही इंड्यूस चार्जेस की अपोजिट होगी। और ये यस। एचसीवी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो 17 वाला बता दीजिए। हाँ, 17 in the figure shown A is fixed charge, is B is given velocity v perpendicular to line AB at the moment the radius of curvature of the resultant path। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाली जाती है बताओ मुझे जरा। हमने पढ़ा है क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का कुछ तरीका? सर आपने बताया था a इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है सर, फिर r को उधर ले आते हैं वी हाँ, स्क्वायर। यस सर। तो क्या करें? सर इसका मुझे समझ में कौन नहीं आ रहा होगा सर अभी? यहाँ पे, सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लग रहा है सर यहाँ पर? सेंट्री, अभी इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन फोर्स है वो लगेगा। यस सर। कितना होगा? ये वेलोसिटी यस। से परपेंडिकुलर है, तो इसको वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स होता है, इट इज सेंट्रीपिटल। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स होता है, उससे जो एक्सेलरेशन आता है उसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है या नॉर्मल एक्सेलरेशन कहा जाता है, यस ठीक सर। है। तो वो नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा k/m q² r², और ये होना चाहिए v² अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो आ गया, ठीक है। यस सर, क्लियर सर। तो ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आया था? क्या सर हमको ये पढ़ा हुआ नहीं था हमने? सर ये पढ़ा हुआ था सर, आंसर भी आ गया था सर, लेकिन कुछ मुझे डाउट्स लग रहे थे सर इसमें। मेरे से कुछ डाउट्स थे सर इसमें। सर वो क्या क्लियर हो गए सर आप क्वेश्चन से। क्या डाउट है? सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लग रहा है सर, क्योंकि सर जब सेंट्री सर्कल में चलता है सर जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है सर, लेकिन यहाँ पे तो चार्ज हमने सिर्फ रेस्ट से रिलीज किया है सर। हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ लगा दिया अपन ने, ये फोर्स को अपन सेंट्रीपिटल नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम बस बोलेंगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स होता है ना, उससे जो एक्सेलरेशन आता है, द परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी, उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा उस इंस्टेंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी उससे ऐसा रिलेट करेगा, ठीक है। चलो, यस क्लियर सर। तो आप, मैंने तो यहाँ सेंट्रीपिटल बोला ही नहीं, आपने क्यों मान लिया सेंट्रीपिटल? दिमाग में कहाँ से आ गया सेंट्रीपिटल? चलो ये हो गया क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट पेज 18 से 25, 18 से 25, कोई डाउट?
निमित पूछ रहा है इसका फ्यूचर पाथ क्या होगा। तो इसका पाथ ऐसा होगा, देखो रिपल्शन भी है, वेलोसिटी भी है, तो ऐसा कुछ कर्व पाथ हो जाएगा। इट विल बी लाइक दिस, कुछ कर्व पाथ होगा। वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट इक्वेशन प्रेजेंटली, मैं थोड़ा मैथमेटिकली टफ होगा इक्वेशन निकालना। ठीक, चलो तो नेक्स्ट पेज पे जो भी डाउट हो भेज दो मुझे। 22, 24, 25 तीन डाउट आए। ठीक, 22 अल्फा पार्टिकल की एनर्जी दी है 180 डिग्री से स्कैटर हो गया फिक्स यूरेनियम न्यूक्लियस से, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बेसिकली इसमें करना क्या है, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा है टुवर्ड यूरेनियम न्यूक्लियस। तो यूरेनियम न्यूक्लियस की तरफ आया आया आया, उसकी स्पीड कम होती गई बिकॉज रिपल्शन हो रहा है, और इसकी स्पीड जैसे ही जीरो होगी तो फिर वापस रिपल्शन की वजह से वापस चले जाएगा। तो ऐसा लगेगा जैसे आया और 180 डिग्री घूम के वापस किया, समझे। तो 180 डिग्री ऐसा डिविएशन हो गया। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मैंने शायद बताया था कैसे निकालना है, एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं, है ना। और यूरेनियम के न्यूक्लियस का तुम्हें इसमें चार्ज पता होना चाहिए। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, तो उस पर चार्ज हो जाएगा Z मतलब 92 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 10 - 19 कूलम। चलो अब हो जाएगा क्वेश्चन ये। यस, ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 24। 24 में क्या समस्या है। बोलो, नेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, है ना। चलो, सिग्मा चार डेंसिटी की सरफेस है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ है, एरो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव में माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड x1 से h2, x1 माइनस h2 कर देंगे, क्योंकि वो h2 पॉइंट पे था, वहां से घूम के वो x1 पे आ रहा है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन है। समझ में आ रही क्या चीज। बोलो, माइनस साइन का मतलब यहाँ पे मैंने बाहर माइनस क्यों लगाया, ठीक है। किसी फोर्स का वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, चार्ज में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज होता है ना फोर्स को, तो क्यों भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब निमित बोल रहा है बाहर नेगेटिव ले लिया तो x2 माइनस x1 आना चाहिए, बाहर नेगेटिव ले लिया तो x2 माइनस x1 आना चाहिए। हाँ यार, सही बात बोल रहे हो तुम, तो बाहर नेगेटिव ले लिया तो मुझे अंदर x2 माइनस x1 लिखना चाहिए था, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट शुड बी x2 माइनस x1, बिल्कुल सही बात है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट शुड बी x2 माइनस x1, क्योंकि x एक्सिस इस तरफ दिया हुआ है, तो x2 माइनस x1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो जाएगा x2 माइनस x1। अब सही हो गया ये क्वेश्चन, क्लियर है क्या सर बट वो तो ए से बी जा रहा है ना। देखो, जा अपोजिट रहा है, इसके लिए तो माइनस लगा चुके ना अपन, यस सर, क्लियर सर। है ना। हम करते क्या है, वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और उनके बीच में एंगल का कॉस। अब एंगल यहाँ पे 180 डिग्री है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट उल्टा है, तो cos 180 डालोगे तो वहां cos 180 का -1 आया, और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड लिख दो। फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो x2 माइनस x1। समझ में आई के बाद, मैग्नीट्यूड यस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू कॉस ऑफ एंगल, तो कॉस ऑफ एंगल -1, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट, ये ऐसा होगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते फिर। तो ये था 24, उसका 25 भी है। इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर पूछा है 1,2 पे, 1,2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछा है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए पहली चीज तो, y इक्वल टू 2x के, तो y इक्वल टू 2x के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल सकते हो क्या? यस सर। क्या होगा? सर -1/2। -1/2। किस ऑप्शन में स्लोप -1/2 है? सर डी ऑप्शन में। टेस्ट करो। अगला क्वेश्चन, चलो और बताओ 34 सर तक कोई डाउट? सर मुझे आप इक्विपोटेंशियल का सर थोड़ा मतलब बता दीजिए सर। फिर से पूछो। सर आप इक्विपोटेंशियल का मतलब बता दीजिए सर। हमने थ्योरी में पढ़ा था व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यस सर। क्या होता है? बताओ क्या होता है? सर जहां पर पोटेंशियल इक्वल हो सर। ऐसी सरफेस जिसका पोटेंशियल इक्वल होता है, ठीक है, जिस पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? यस सर। सर आप थोड़ा सा रिकेप कर दीजिए सर, थोड़ा सा शॉर्ट कॉपी में। खोलो वापस देखो, ठीक है, कॉपी खोलो वापस देखो, बिकॉज ये डाउट डिस्कशन है। थ्योरी में जो भी आपको मैंने डाउट पूछा था, आपको अलग से टाइम दिया है मैंने, है ना, तो अभी कॉपी खोलो देखो। थ्योरी का जब भी आपको डाउट हो तो आप क्लास में पूछ सकते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते, 26 से 34 तक इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन 30 आया मेरे पास, 30 आया, उसके अलावा कुछ है क्या नेक्स्ट पेज पे? चलो 30 तक है ना, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन, आपको बोला है एक रिंग है जिसकी रेडियस r है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी भी दे रखी है, देखो लेमडा, वो मूव कर रही है टुवर्ड अ सॉलिड इमेजिनरी स्फीयर। यार ये इमेजिनरी है तो उसमें सॉलिड लिखने की कोई जरूरत थी नहीं, ये बस एक इमेजिनरी स्फीयर है ना, सॉलिड का मतलब अंदर कुछ होगा, पर इमेजिनरी भी लिख दिया, इसका मतलब वहां कुछ भी है नहीं। तो यू नीड टू जस्ट इमेजिन कि तेरे तो आपके पास एक स्फीयर है, यू जस्ट नीड टू इमेजिन कि आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है। और इस स्फीयर के जो रेडियस है वो आपको दे रखी है, देखो क्वेश्चन में r/2 है, और एक r रेडियस की रिंग है जो इससे बड़ी होगी, ऑफ कोर्स r रेडियस है तो वो रिंग इससे बड़ी दिखेगी हमको, उसकी रेडियस r है, ये रिंग है, इसको धीरे धीरे इसकी तरफ लेके जा रहे हैं। तो स्फीयर से मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा ये पूछा है। अच्छा ये बताओ, स्फीयर के अंदर कुछ चार्ज है तो इससे फ्लक्स कितना होगा, ये बता सकते हो क्या मुझको? स्फीयर के अंदर कुछ चार्ज है तो फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही। अब मैक्सिमम फ्लक्स के लिए क्या होना चाहिए? चार्ज शुड बी मैक्सिमम, है ना। अगर आपको चाहते हो कि स्फीयर से मैक्सिमम फ्लक्स पास करे तो इसके अंदर मैक्सिमम चार्ज डालना पड़ेगा आपको, है ना। अब रिंग को ऐसे से लेके जा रहे हो, रिंग को ऐसे से मूव करा रहे हो, तो कैन यू इमेजिन कि कैसे डायग्राम दिख रहा होगा, क्या हो रहा होगा, धीरे 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 वो रिंग अंदर जा रही है, इमेजिन कर सकते हो, है ना। आपको ये सोचना है कि किस इंस्टेंट पे मैक्सिमम चार्ज ऑफ रिंग इज इनसाइड द स्फीयर, ये आपको सोचना है कि ऐसा कब होगा जब रिंग का मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज स्फीयर के अंदर हो जाए। ये अगर आपने सोच लिया तो आपका काम हो गया, ठीक है। यू नीड टू इमेजिन कि धीरे धीरे रिंग अंदर जा रही है, तो आप डायग्राम सोचो, बनाओ, कॉपी पे बनाओ बहुत सारे डायग्राम, अलग अलग डायग्राम में धीरे 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 रिंग को अंदर लेके जाओ, ठीक है। यस बिल्कुल सही निमित और अमित, है ना, बिल्कुल सही। धीरे धीरे रिंग को अंदर लेके जाएंगे, मल्टीपल डायग्राम बनाओ, यहाँ पे आप इमेजिन करो, सिचुएशन ड्रॉ करो, तो आपको दिखेगा कि जब इस रिंग का पासिंग कुछ इस तरह से हो कि जो कॉमन कॉर्ड हो जाए, जो कॉमन कॉर्ड हो जाए वो डायमीटर के अलोंग हो, ये मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द कॉर्ड इस स्फीयर के डायमीटर के बराबर आ सकती है, इस स्फीयर के डायमीटर के बराबर ही यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन कॉर्ड आ सकती है। और जब ऐसी सिचुएशन होगी तब रिंग का ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज स्फीयर के अंदर आ गया,
क्या बात समझ में आ रही है? अब आपको दिमाग लगाना है भैया इस सिचुएशन में जो रिंग का सेंटर होगा वहां से ये दोनों पॉइंट की डिस्टेंस तो आर ही होना चाहिए, रिंग की रेडियस आर है, ये रिंग का सेंटर, ठीक है, और एक कॉमन कॉर्ड की लेंथ भी आर हो गई, तो ये एंगल तुमको दिख रहा है कितना हो गया, ये एंगल अगर पता है तो अब तुम आसानी से बता सकते हो कि इस आर्क की लेंथ क्या आएगी, ये जो आर्क बन रही है उसकी लेंथ निकाल सकते हो, क्या इस आर्क की लेंथ, और आर्क की लेंथ आ जाएगी तो मुझे लगता है अंदर चार्ज भी आ गया, चार्ज आ गया तो फ्लक्स भी आ गया, ठीक है। यस निमित, बिल्कुल सही। चलो, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका था यू नीड टू इमेजिन एंड ड्रॉ द डायग्राम, इसको डायग्राम बना के अच्छे से सोचना था। चलो, जिसको भी डाउट था इसको इस क्वेश्चन में, वो सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या पूरा क्वेश्चन? ये क्या है, क्वेश्चन अच्छे से पूरा क्लियर है? चलो, पार्ट को क्लियर है, वेरी गुड, ओके। तो इसको करने का हर क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है भैया क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, डायग्राम्स प्रॉपर्ली बनाओ, सिचुएशन क्या है वो एनालाइज करो, सिचुएशन में कोई चीज अगर मूव कर रही है तो मूव कैसे कर रही होगी थोड़ा सा इमेजिन करो, अपने आप चीजें समझ में आती है, ठीक। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद मेरे पास एक डाउट और 30, 22, 24, 25 था, 22, 24, 25 तो हो गए थे अपने, है ना, उसका 30 बोला था, 30 हो गया। इसके पहले कोई डाउट है क्या इस पेज पे? और कोई डाउट है क्या अप टू 34? कोई डाउट? 27 डाउट आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में जो देखो जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, वो किस चीज का एक्सप्रेशन है? आपको पूछा क्या गया है, ये समझ में आ रहा है आपसे पूछा क्या गया है? डॉट क्या लगाया उन्होंने, डीएल, और एल को इन्फिनिटी से 0 तक ला रहे हो, और एल इक्वल टू 0 मतलब सेंटर ऑफ रिंग है, ठीक है। यस पार्थ, बिल्कुल सही। यस अमित, तो ये किस चीज की डेफिनेशन है, ये क्या है, याद करो आयुष, क्या है ये? पोटेंशियल सर। यस पोटेंशियल है, तो आपको पोटेंशियल बताना है, कहां पर बताना है पोटेंशियल? इन्फिनिटी से कहा जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग, बी एट सेंटर ऑफ रिंग। क्या रिंग के सेंटर में पोटेंशियल बता सकते हो आप? रिंग पर अगर चार्ज क्यू है तो उसके सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय आर सर। के क्यू बाय आर, हो गया क्वेश्चन, आंसर शुड बी के क्यू बाय आर, क्यू दिया है, आर दिया है, के पता है तुमको, रखो सब, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो, इज दिस क्लियर? आगे बढ़े, 34 के बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ 41 तक, 41 तक कोई भी डाउट? 31, 38 और 41 आया मेरे पास, 7 भी करा था अपन ने, और कुछ थे तो भेज दीजिएगा। 38 करते हैं अपन, 38 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। समझाओ क्वेश्चन क्या है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है इसके अंदर, बताओ जरा। अमित बता सकते हो क्या, माइक पे तो बताओ। यस सर, डाउट ये है कि अगर मासेस इक्वल हो और चार्ज अनइक्वल हो तो सर वो दोनों कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे? टू पार्टिकल एक्स एंड वाई ऑफ इक्वल मास विथ अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। अच्छा, चार्ज अनइक्वल होता है तो फोर्स अनइक्वल लगता है क्या दोनों पे? नहीं सर, फोर्स अनइक्वल। तो यस चार्ज सर। इक्वल या अनइक्वल होने से फोर्स में चेंज तो कुछ होगा नहीं, है ना। यस सर। और अनइक्वल होने से मुझे लगता है कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अनइक्वल का कहने का मतलब शायद उनका होगा कि 1 + 1 - है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा।
नहीं अनइक्वल पॉजिटिव लिखा है, सॉरी अनइक्वल पॉजिटिव लिखा है, तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है बट अनइक्वल है, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है। आर फ्री टू मूव एंड आर इनिशियली फार अवे, बोले बहुत दूर है, वाई एस पर है और एक्स उसकी तरफ चलने लग जाता है, इनिशियल वेलोसिटी यू से। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा? अच्छा, तो एक्स चल के आ रहा है इसकी तरफ और वाई रेस्ट पे था, तो इसकी तरफ चल के आएगा तो वाई क्या रेस्ट पे रह जाएगा? क्या वाई रुका ही रहेगा क्या हमेशा? नहीं सर, वो मूव करने लगेगा फोर्स की वजह से। फोर्स की वजह से मूव करने लगेगा, तो धीरे धीरे वो मूव करने लगेगा। तो ये ऐसा नहीं हो रहा जैसे कि एक स्प्रिंग है, दोनों एंड पे तो मासेस लगा दिए अपने, एक मास को वेलोसिटी दे दी यस सर, हाँ ना, वैसा ही। तो वो उस मास की वजह से वो आगे बढ़ रहा है, स्प्रिंग में कंप्रेशन हो रहा है, ड्यू टू दैट दूसरे मास से फोर्स लग रहा है। वैसे यहाँ पर भी तो हो रहा है, चार्ज जितना इसके पास में आ रहा है उतना इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स की वजह से ये भी मूव करना स्टार्ट करेगा। तो एक समय आएगा जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, तब उनके सेपरेशन मिनिमम हो जाएगी, है ना। जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी तो सेपरेशन मिनिमम हो जाएगी। आफ्टरवर्ड्स फिर आगे वाले चार्ज पे अभी भी फोर्स लग रहा है, उसकी वेलोसिटी और इंक्रीज हुई, इसकी और डिक्रीज हुई, फाइनली ये वाला रुककर वो चलने लग जाएगा, है ना। यस सर। हाँ, तो बस अब मुझे लगता है कि सेक्शन हो जाएगा क्वेश्चन। सर तो मतलब ये दोनों कभी कोलाइड नहीं करेंगे ना? हाँ, टच कोलिजन, देखो टच करना कोलिजन नहीं होता है ना। ये अपन अगर दो ऑब्जेक्ट टच करें तभी कोलाइड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। उनके बीच में इंटरेक्शन का फोर्स है, दोनों मोमेंटम एक्सचेंज कर रहे, देन दे आर कोलाइडिंग। अगर आप कोलिजन की डेफिनेशन पढ़ो, आपको जो पढ़ाई होगी 11th में, तो आपको ये नहीं बोला होगा कि टच करना चाहिए, आपको बोला होगा कि दे एक्सचेंज मोमेंटम एंड एनर्जी। तो यहाँ मोमेंटम एंड एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको भी कोलिजन बोलेंगे, समझे? यस सर। ओके, चलो। अब किसी ने बहुत कुछ सारा चीजें टाइप करके अजीब अजीब चीजें लिख के भेज दी है ना, पता नहीं क्या गलत सलत लिख दिया है। माई प्लस प्लस साइन बहुत सारे बना दिए, मिस्टेक से गलती से हो गया होगा लगता, ठीक है। चलो तो आगे आ जाते हैं फिर अपन। हाँ कोई बात नहीं, 30 कौन सा हो गया अपना, 8 हो गया था ना, उसके बाद क्या करना है अपन को? 41। चलो 41 बताओ, क्या बताऊं मैं, बोलो। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ डिस्क विल बी। क्या समस्या है इस क्वेश्चन में? क्या हम इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या? क्या आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग की सेंटर पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते आएगी क्या? सेमी, एक मेरे पास रिंग है जिसके सेंटर पे अल्फा एंगल बना रही, आर्क है, आर्क के सेंटर पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड याद है क्या आपको? आर्क के सेंटर पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड याद है क्या? हाँ, 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन ऑफ एंगल का हाफ, ऐसा कुछ होता था क्या? देखो जरा, 2 आता था कि नहीं बाहर, बाहर 2 आता था कि नहीं? यस, है ना। चलो, तो ये होती थी आर के सेंटर पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये अल्फा जो है, अल्फा, इसको अपन पूरे सेमी सर्कल के लिए क्या डाल देंगे? पाई। इसको पाई डालो तो यार पाई बाय 2 1 हो जाएगा, है ना। तो एक सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से, एक सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर पे ठीक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो कितनी है? 2k लैम्डा बाय आर, ठीक। अब आपके पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तो एक डिस्क है, ऐसी एक डिस्क है। एक काम करो ना, इस डिस्क के सेंटर से कुछ डिस्टेंस आर पे जाओ, तो थोड़ी सी यहाँ विड्थ ले लो डी आर की, और ये किसी रिंग बना लो, रिंग। इस रिंग पे अगर चार्ज dq है और इस रिंग की रेडियस हो जाएगी पाई आर, तो इस पे जो लैम्डा होगा ना वो जाएगा dq अपॉन पाई आर, dq अपॉन पाई आर, ठीक है। अच्छा, dq क्या लिख सकते हैं? इस रिंग की जो टोटल चार्ज होगा वो जाएगा सिग्मा इंटू इसका एरिया, एरिया लिख देंगे पाई आर डी आर। ये समझ में आ रहा है क्या dq? dq कैसे लिखा मैंने? हाँ, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया विल बी दिस लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ इज पाई आर, थिकनेस इज डी आर,
बोलो जल्दी से, ये समझ में आया? DQ समझ में आया कि नहीं? यस, DQ आ गया तो लैम्डा निकल जाएगा, और लैम्डा आ गया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और ऐसे ही फिर सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, नेट वो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगी 2k लैम्डा, लैम्डा को लिखोगे DQ बाय पाई आर अपॉन आर। ये एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऐसी सारे रिंग कंसीडर करने के लिए आपको ए से बी तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब ऐसे पोटेंशियल निकाल लो, इस रिंग की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल वो जाएगा k dq बाय r, और इसका इंटीग्रेशन a टू b, तो टोटल पोटेंशियल आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई टोटल, पोटेंशियल निकल गया टोटल, रेशियो लेने की बात है। अब मैं करूं क्या आगे, कि आप पे छोड़ दूं? चलो, कहीं कोई भी समस्या इसमें? एक एक चीज देख सकते हो, DQ समझ में आया कि नहीं, लैम्डा समझ में आया कि नहीं, ये फॉर्मूला ठीक है कि नहीं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। चलो, सबको अगर क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मुझे बताओ कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्यों नहीं आया था, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इसमें आपको समस्या क्या आई थी। जिसको भी ये क्वेश्चन नहीं आया था उसको कहाँ पे दिक्कत आई थी, आपने अटेम्प्ट करा था कि नहीं करा था, अटेम्प्ट करा था तो इस तरह से अटेम्प्ट करा था कि कैसे करा था, कुछ मुझे बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव नहीं हो रही थी, अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब समझ में आ गई कैसे कराए? अच्छा, ऋत्विक ने पाई आर को 2 पाई आर ले लिया था, तो इसी गलती से बचना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने इसको रिंग जैसा बना के कर लिया, वेरी गुड, है ना। अच्छा, इसके सॉल्यूशन देखे थे, सॉल्यूशन दिया था इसका एक्सरसाइज का, मैंने उसमें था ये, हाँ, है ना। तो सॉल्यूशन से समझ में आया था कि नहीं, मतलब सॉल्यूशन में चाह रहा हूँ जानना कि भाई समझ में आता है कि नहीं वो लिखे हुए सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन पढ़ के समझ में आता है कि नहीं? सॉल्यूशन नहीं देखे थे, अच्छा, कभी कभार नहीं आता, ओके। हाँ, कभी कभार तो मैं मानता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी होते हैं, पर ये ऐसा क्वेश्चन है जो सॉल्यूशन देख के आ जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। अब इसका जो भी अपन ने प्रोसेस समझी है, ये आपको अब अगली बार क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो यार आपको आना चाहिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन कभी जरूरत पड़े, भाई डिस्क को अपन रिंग में तोड़ सकते हैं, ऐसा अपन को इमेजिन करते आना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्लास में करा दूं ये पॉसिबल नहीं है, हर क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हो जाए पॉसिबल भी नहीं है। तो अब आपको कोई भी नया टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करे, इसकी प्रोसेस आपके दिमाग में होनी चाहिए। जो भी हमको सिस्टम दिया है, ट्राई टू इमेजिन दैट सिस्टम इन द कंपोनेंट्स जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आती है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने इस डिस्क को छोटी छोटी रिंग में बांटा, क्योंकि रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आती थी, तो मैंने इसको कई सारे रिंग में कन्वर्ट कर लिया, फिर हर रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, उसको इंटीग्रेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। तो ये प्रोसेस कॉमन है, तो ये प्रोसेस हमको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मोर देन वन करेक्ट पे आ गए अपन, तो मोर देन वन करेक्ट का नेक्स्ट पेज पे मुझे 47 तक क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो 47 में कौन कौन से डाउट है बता दीजिए मुझे। 47 तक कौन कौन से डाउट है? 42 आया एक मेरे पास, ठीक है, 42 में करता हूं, जब तक और कोई हो तो देख लीजिएगा। Which of the following is true for the figure showing electric line of forces? यार ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पे पास में है, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी सी गैप पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कम होनी चाहिए, और पोटेंशियल ए पर होना चाहिए कम, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना। तो पोटेंशियल ए पर लेस हो गया बी से, मतलब डी ऑप्शन सही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर हायर है बी पर लोअर है,
तो ए पर हायर बी सर पर मैंने वो लोअर। वाले सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी बताई थी ना सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया परपेंडिकुलर। हाँ सर मैंने उससे करने की कोशिश करी थी सर। सर उससे EA इज ग्रेटर देन E भी आ गया था सर, लेकिन मुझे पोटेंशियल निकालना, वो पोटेंशियल में नहीं आ रहा था सर। पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता है। तो बी से ए जब कोई जाएगा तो बी से ए जाने पर पोटेंशियल कम होना चाहिए, क्योंकि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो आप। यस सर, ठीक यस। है, चलो और कोई डाउट 47 तक? कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 55 56 तक। कोई डाउट 56 तक? 51 आया मेरे पास। और कोई तो भेज दीजिएगा, ठीक है। 51, चलो 51 में पढ़ लेता हूं जब तक। A particle of mass m charge q is thrown in a region where uniform gravitational field and electric field are present. The path of the particle. यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो भी यूनिफॉर्म ही है, एक्चुअली लैंग्वेज से समझ नहीं आ रहा, पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा लिख रहे वो, दोनों ही यूनिफॉर्म है। तो दोनों यूनिफॉर्म होंगी ना तो पार्टिकल का पाथ जो होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला हो सकता है। इन यूनिफॉर्म फील्ड फोर्स कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट फोर्स से जो मोशन होता है या तो वो स्ट्रेट लाइन में होगा या पैराबोला में होगा। मुझे बात सर हाँ सर इसमें मेन डाउट ये था कि हाँ जैसे मतलब मेनली मुझे ये कंफ्यूजन रहता है कि अपन स्ट्रेट लाइन की क्या, मतलब स्ट्रेट लाइन होने के लिए क्या कंडीशन देखे, सर्कल के लिए क्या देखे, हाइपरबोला के लिए क्या देखे, इसमें सर कंफ्यूजन होता है देखो कि इनकी क्या कंडीशंस रहती है। सुनो सुनो, देखो हमको है ना हर कोई सिचुएशन कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। हमको कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशन पूछी जाती है, तो स्टैंडर्ड सिचुएशन में क्या पाथ होता है हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सिचुएशन है जैसे कि जब मेरे पास फोर्स कांस्टेंट होता है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो पाथ हो सकता है या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ वाला क्वेश्चन तो काम हो गया अपना पूरा, ये क्लियर, इस क्वेश्चन का अपना काम तो हो गया क्योंकि यहाँ तो फोर्स कांस्टेंट था। ये बात समझ में आई? है तो मतलब उसका डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए कि वो पैराबोला होगा? पैराबोला के लिए क्या होता है मैंने बताया था ना काइनेमेटिक्स में, भैया जो भी अपना एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है और अगर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है, कुछ एंगल पे है, तो पैराबोलिक पाथ होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पैराबोलिक पाथ। ठीक होता है है कि सर, नहीं? मतलब उसके अलोंग छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में होगा तो और हाँ, कांस्टेंट होगा तो एंगल पे हो, एंगल पे हो, पैराबोला। एंगल पे हो, एंगल पे हो, बस एंगल पे अगर वेलोसिटी दे दी एक्सेलरेशन से किसी एंगल पे दे दी तो पैराबोला, ठीक है सर। ठीक है। और अगर एकदम एक्सेलरेशन की तरफ ही दे दी तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। चलो तो ये तो क्या स्ट्रेट लाइन और पैराबोला कब होता है। अब बात करते हैं फिर हाइपरबोला कब होता है। तो हाइपरबोला एक बहुत स्पेशल केस में आता है। कब? जब ग्रेविटेशन में, ये मान लो अर्थ है, तुम एक डिस्टेंस पे गए, यहाँ पे पार्टिकल को तुमने रखा एम मास का। अब बताओ इसको तुमने एक पर्टिकुलर स्पीड दी √gm/r, तो इसका मोशन कैसे होता है? सर्कुलर पाथ में होता है। पैराबोलिक। अरे सर्कुलर पाथ में होता है, अच्छा, हाँ सर्कुलर सर्कुलर, हाँ सर। है ना। चलो अच्छा, सर्कल में जब भी मोशन होता है तो क्या फोर्स कांस्टेंट हो सकता है क्या? सर्कल में मोशन होता है तो फोर्स कांस्टेंट हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं, क्यों? डायरेक्शन बदलती फोर्स की, मैग्नीट्यूड भले कांस्टेंट हो, डायरेक्शन बदलती है। तो सर्कुलर मोशन के लिए वेरिएबल फोर्स चाहिए, ऐसा फोर्स चाहिए जो सेंटर की तरफ एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लगे, है ना। समझ में आ रही बात? ये आया सर कि नहीं? सर हाँ एलिप्टिकल के लिए V ग्रेटर देन V0 होना चाहिए ना? बिल्कुल सही, इससे ज्यादा बड़ी वेलोसिटी दो तो एलिप्टिकल हो जाएगा। यस तो सर। एलिप्टिकल के लिए भी वेरिएबल फोर्स ही चाहिए ना, सेंट्रल फोर्स चाहिए। सेंट्रल फोर्सेस की वजह से इलिप्टिकल आ सकता है, सर्कुलर आ सकता है, हाइपरबोलिक आ सकता है। अगर यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दे दो तो हाइपरबोलिक पाथ हो जाता है ना। यहाँ जो वेलोसिटी दी ना वो अगर इससे भी बड़ी दे दी
तो हाइपरबोलिक पाथ हो जाता है। एग्जैक्ट इसके बराबर दो, एग्जैक्ट इसके बराबर दो तो पैराबोला, एग्जैक्ट v के बराबर दो तो पैराबोला बनता है, पैराबोलिक पाथ बनता है एग्जैक्ट v के बराबर दो। और v एस्केप से भी बड़ी वेलोसिटी, सॉरी इससे नहीं, एस्केप वेलोसिटी इसका डबल होती है, इससे भी बड़ी वेलोसिटी दो तो हाइपरबोलिक पाथ। तो कुछ सिचुएशन बस याद होनी चाहिए, है ना। अब हाइपरबोलिक के लिए क्या सिचुएशन होती है, बस ये याद रखो कि यहाँ हाइपरबोला होता है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, हर कोई सिचुएशन नहीं पूछी जाती आपसे, ठीक। चलो जस्ट अ सेकेंड। ओके हाँ, फिर सर अगर अर्थ के ऊपर से जाने की जगह अर्थ की सरफेस से देखा तब भी यही कंडीशन, बिल्कुल सही, हाँ अर्थ की सरफेस से दे दो तब भी यही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फिर, और बताओ 56 तक कुछ डाउट? 56 तक और कोई डाउट? ऑल क्लियर, वेरी गुड। ओके एक्सरसाइज 2 करिए अभी, एक्सरसाइज 2 करिए क्या अभी? मैंने कहे तो दिया था आपको, नहीं करिए, अच्छा चलो तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट करके लाना है, बिगिनर बॉक्सेस तो हो ही गए हैं, बिगिनर बॉक्सेस के बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद फिर जो रेस और वीकली असाइनमेंट में अगर कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ लेना, ठीक है। चलो तो आज अपना यहीं रुकते, फिर अपन कल से अपन 10 मिनट बचे हैं तो अब इसमें तो नहीं, कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपके मॉड्यूल में ऑल्दो कैपेसिटर है इसके बाद, पर वी विल स्टार्ट विथ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आफ्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर करे जाएगा। चलो तो ठीक है, आज अपन यहीं रुकते हैं, और बिगिनर बॉक्स जो ग्रेविटेशन का है वो भी आपको करना है ना, तो वो ध्यान रखना है। चलो तो अब ये करते जाइएगा। मॉड्यूल की हार्ड कॉपी आप सेंटर पे जाके शायद ले सकते हो, एक बार सेंटर पे मैं पूछ लेता हूँ, है ना, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, तो अगली क्लास में मेरे से पूछना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज किसी के पास सेंटर इंचार्ज जो थे विशाल पांडे, उनका नंबर हो अगर, या किसी भी सेंटर इंचार्ज का नंबर हो जो आपको पहले कभी दिया गया हो, तो उनसे आप फोन पे बात करके पूछ सकते हो, ठीक है। और लॉकडाउन है तो आप आ भी नहीं सकते हो यार, तो कैसे आओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको। करंट नेक्स्ट वाले मॉड्यूल में है, EP2 में है। बाय सबको, टेक केयर, बाय।